असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर भारत के लिए स्वशासन स्वराज हासिल करना था। गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार को सहयोग करना बंद कर दें तो वे अपनी सत्ता बनाए नहीं रख पाएंगे। तो आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में ही चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे इस वीडियो में, इसके माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन प्रभावित था जलियांवाला बाग हत्याकांड से, नरसंहार से। हम ये भी देखेंगे जिस तरह से हमेशा ये विवाद का मुद्दा बना रहता है कि खिलाफत आंदोलन से असहयोग जन्म लेता है या असहयोग आंदोलन से खिलाफत आंदोलन जन्म लेता है। हम इस पे भी विमर्श करेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने ब्रिटिश शासन के विरोध को एक नया आयाम दिया। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ और यह उनके द्वारा चलाया गया पहला बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन था। इस आंदोलन का मूल सिद्धांत ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग न करके उसकी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करना था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही चलता है। अगर यह सहयोग बंद कर दिया जाए तो औपनिवेशिक प्रशासन का चलना मुश्किल हो जाएगा। इस आंदोलन का अंतिम और सर्वोपरि उद्देश्य भारत के लिए स्वराज स्वशासन प्राप्त करना था। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि यदि असहयोग कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। पृष्ठभूमि और प्रमुख कारण। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह कई गंभीर राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक जो चला था, उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष चरम पर था। युद्ध में भारतीय सैनिकों और संसाधनों का उपयोग करने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने स्वशासन के वादे पूरे नहीं किए, बल्कि दमनकारी कानूनों को लागू किया, जिसने जनता के आक्रोश को बढ़ा दिया। इन कारणों में 3 प्रमुख घटनाएं असहयोग आंदोलन के लिए उत्प्रेरक बनी। यहाँ हम इस बात का भी वर्णन करना चाहेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत का जो सहयोग प्राप्त किया था ब्रिटिशर्स ने, ये इसी वादे के साथ इन लोगों ने प्राप्त किया था सहयोग कि ये भारत को स्वशासन देंगे। बाद में ये अपने वादे से मुकर जाते हैं, जैसा कि हर जगह इनके चरित्र में ही यही था। दमनकारी रॉलेट एक्ट आता है उसके बाद 1919 में। कहाँ तो बात हो रही थी कि स्वशासन देंगे, ऊपर से दमनकारी रॉलेट एक्ट लाया गया हमारे देश में, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून कहा। 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक दमनकारी कानून था। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे 2 वर्ष तक जेल में रखने की असीमित शक्तियां दे दी थी। इस अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान किया, जो उनके अहिंसक दर्शन पर आधारित था। यह गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था, जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। हालांकि कुछ स्थानों पर इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे गांधी जी निराश हुए और उन्होंने इसे 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। कब वापस लिया? 18 अप्रैल 1919 को वापस ले लिया। इस घटना ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि जनता को बड़े पैमाने पर अहिंसक संघर्ष के लिए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह अनुभव असहयोग आंदोलन की रणनीति की नींव बना, जहां बहिष्कार और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को अनुशासित किया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 का राष्ट्रव्यापी आक्रोश देखते हैं हम। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक भयानक घटना घटी, जिसे जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जाना जाता है। उस दिन जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण सभा में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। जनरल डायर का उद्देश्य सत्याग्रहियों के मन में आतंक और भय पैदा करना था। इस क्रूरता से पूरे देश में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश और घृणा उत्पन्न हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो विरोध शहरों में चल रहा था, जो बड़े राजनेताओं के द्वारा चल रहा था, वो विरोध पूरे गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंच गया। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ही था जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को जन जन की आवाज बना दी, जन जन की एक्टिविटी बना दी। हर किसी के जुबान पे स्वतंत्रता का शब्द आ गया, हर कोई आज़ाद होना चाहता था। हालांकि इसमें बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते हैं, हजारों लोगों की जान जाती है इसमें, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इसके बाद इस घटना का ही प्रभाव रहा कि स्वतंत्रता संग्राम जन जन की आवाज़ बनी, जन आंदोलन बन गया। इस घटना के बाद पंजाब भी पूरी तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। इस अन्याय का प्रतिकार करने और ब्रिटिश सरकार को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एक उपयुक्त मार्ग के रूप में देखा। खिलाफत आंदोलन के साथ रणनीतिक गठजोड़ प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से भारतीय मुसलमानों में खलीफा के प्रति
ब्रिटिश सरकार के रवैये को लेकर गहरा असंतोष था, जिसने खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया। महात्मा गांधी ने इस धार्मिक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन शुरू करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखा। जून 1920 में इलाहाबाद में हुई खिलाफत समिति की बैठक में गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं को 4 चरणों वाला असहयोग आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। गांधी जी के इस फैसले पर इतिहासकारों के कई दृष्टिकोण हैं। कुछ इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक व्यावहारिक राजनीतिक गठबंधन मानता है, कुछ इसे उनकी सांप्रदायिक सद्भाव की गहरी व्यक्तिगत समझ का परिणाम बताता है। गांधी जी का यह कदम कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने पहली बार बड़ी संख्या में मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के मंच पर लाया। हालांकि इसमें एक तीसरा पक्ष भी है। जो 2 पक्ष आपने देखा है, तीसरा पक्ष हम उस पर गौर करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक थाड़सान पाकिस्तान 1940 में जो प्रकाशित हुई थी, उसमें वो लिखते हैं, सच्चाई यह है कि असहयोग आंदोलन का जन्म खिलाफत आंदोलन से हुआ, न कि स्वराज्य के लिए कांग्रेसी आंदोलन से। खिलाफतवादियों ने तुर्की की सहायता के लिए इसे शुरू किया और कांग्रेस ने उसे खिलाफतवादियों की सहायता के लिए अपनाया। उसका मूल उद्देश्य स्वराज नहीं बल्कि खिलाफत था और स्वराज्य का गौड़ उद्देश्य बनाकर उससे बाद में जोड़ दिया गया था, ताकि हिंदू भी उसमें भाग ले सकें। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से ही ये कहते चले आए कि असहयोग आंदोलन वो गांधी की देन नहीं थी, या फिर कोई हिंदुओं का कोई, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कोई ऐसा आंदोलन नहीं था। वो सिर्फ खिलाफत आंदोलन को मजबूत करने के लिए ही छद्म आंदोलन था। इसी प्रकार एनी बेसेंट के शब्दों में देखते हैं तो खिलाफत गांधी एक्सप्रेस का तूफान चला। यह आंधी ऐसी चली कि कांग्रेस की पिछली परंपरा झटके में उड़ गई। गांधी जी ने खिलाफत को मुसलमानों की गाय कहकर हिंदुओं को प्रेरित किया। हम यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम यहाँ ये समझते हैं, हम कहना जरूरी हम समझते हैं कि संभव है कि कुछ गांधीवादी लोगों को ये बातें थोड़ा सा अजीब लगती हों, उनको लगता हो कि नहीं, इस तरह से नहीं उनके बारे में कहा जा सकता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समीक्षा से परे कोई नहीं है दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो समीक्षा से परे हो। किसी को उस स्थान पे बिठाया भी नहीं जा सकता कि वो समीक्षा से परे हो जाए। और वैसे भी भारतीय परंपरा में किसी के भी गुण दोषों की मीमांसा करना ये ज्ञान की पहली शर्त है। अगर हम में ये नहीं है कि हम किसी के गुण दोष की मीमांसा कर सकें, उस पर समीक्षा कर सकें, तो फिर हम लज्जित करेंगे अपने ज्ञान को। स्पष्ट रूप से और स्वस्थ रूप से हर किसी की समीक्षा होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। और वैसे भी हम किसी की समीक्षा से डरें क्यों? कारण क्या है डरने का कोई कारण नहीं है। तो समीक्षा तो सबकी होनी चाहिए। वैसे भी देश के बड़े बड़े राजनेता ऐसे थे जो गांधी जी से जो असंतुष्ट थे और उनसे हमेशा ही उनके वैचारिक मतभेद रहते थे, बावजूद इसके वो गांधी जी को सम्मान देते थे। तो गांधी जी का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन समीक्षा तो होनी भी चाहिए। आंदोलन के कार्यक्रम देखते हैं हम तो बहिष्कार और रचनात्मक कार्य। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम दोहरे सिद्धांतों पर आधारित था। सरकार के साथ सहयोग न करना नकारात्मक पक्ष था और राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण करना सकारात्मक पक्ष था। यह दोहरी रणनीति गांधी जी की दूरदर्शिता की प्रमाण थी, जिसने न केवल विरोध किया बल्कि एक वैकल्पिक राष्ट्र निर्माण की नींव भी रखी। नकारात्मक बहिष्कार कार्यक्रम देखते हैं अगर इसमें क्या क्या थे तो उपाधियों और मानद पदों का त्याग। कई भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और मानद पदों को लौटा दिया। शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार किया गया। छात्रों और शिक्षकों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। न्यायिक और विधायी बहिष्कार। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, जबकि लोगों ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार कर आपसी विवादों का निपटारा पंचायतों द्वारा शुरू किया। इसके अतिरिक्त लोगों ने विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने से इनकार कर दिया। आर्थिक बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं विशेषकर कपड़ों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की होलियां चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अन्य बहिष्कार। सरकारी दरबारों, स्वागत समारोहों और सरकारी अधिकारियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लेने का आह्वान किया गया। सकारात्मक रचनात्मक जो कार्यक्रम इससे संबंधित है हम उसको देखते हैं तो बहिष्कार के समानांतर आंदोलन का एक रचनात्मक पहलू भी था, जिसका उद्देश्य स्वशासन के लिए आवश्यक एक आत्मनिर्भर सामाजिक राजनीतिक संरचना का निर्माण करना था। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। सरकारी स्कूलों के बहिष्कार के बाद छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इनमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ जैसे संस्थान प्रमुख थे। स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहन। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, विशेषकर हाथ से कते और बुने हुए खादी के कपड़ों के उपयोग पर जोर दिया गया। इससे खादी उद्योग को बढ़ावा मिला और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई।
सामाजिक सुधार का पहलू हम देखते हैं तो गांधी जी ने आंदोलन को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मंच के रूप में भी इस्तेमाल किया। इसमें अस्पृश्यता का निवारण, हालांकि अस्पृश्यता का निवारण जो ये शब्द है, ये सबसे पहले इसकी आवाज उठाई थी स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ही थे जो 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको पटल पे लाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी उनसे पहले ही प्रस्तुत कर देते हैं। उनके ही विचारों को, उनके ही प्रस्ताव को गांधी जी किसी दूसरे के द्वारा वहां मंच पे प्रस्तुत करवाते हैं। ये भी एक विवाद का मुद्दा रहा है। ये भी इतिहास में एक ऐसा मुद्दा रहा है कि जिसके दृष्टिकोण से गांधी जी को इस ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जाता है इस मुद्दे पे कि जो दूसरों की जो कृत्य हैं, कार्य हैं, उसकी क्रेडिट लेने की अभिलाषा। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हुई थी। तो अस्पृश्यता का जो मामला रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जब इसको जोड़ा गया था तो उसमें जो प्रमुख थे वो स्वामी श्रद्धानंद थे। और अंबेडकर जी ने स्वामी श्रद्धानंद के बारे में बहुत ही अच्छे वाक्य बोले हैं, बहुत अच्छा कोट किया उन्होंने। आप उनसे संबंधित कथनों को नेट पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और सामाजिक समानता की स्थापना जैसे कार्यक्रम इसमें शामिल थे। ये सामाजिक सुधार के अंतर्गत थे। तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की जाती है। आंदोलन के खर्च को पूरा करने के लिए 1920 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया था। आंदोलन का विस्तार और जनभागीदारी हम देखते हैं तो आंदोलन ने समाज के हर वर्ग को एकजुट किया, जिससे यह सही मायने में एक अखिल भारतीय जन आंदोलन बन गया। शहरी क्षेत्रों में प्रभाव देखते हैं तो शहरी क्षेत्रों में आंदोलन ने व्यापक रूप से मध्यम वर्ग, छात्रों और वकीलों को अपनी ओर आकर्षित किया। छात्रों और शिक्षकों ने ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया, जिससे कई स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया, जिससे व्यापार और उद्योग में अस्थायी रूप से गिरावट आई। इस आंदोलन ने शहरों में राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाया और लोगों में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता के प्रति गहरी जागरूकता पैदा की। ग्रामीण भारत में आंदोलन देखते हैं तो यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं था, यह गांवों तक भी पहुंचा और इसे किसानों, कारीगरों और आदिवासियों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। बिहार में स्वामी विद्यानंद जैसे किसान नेताओं ने जमींदारों के खिलाफ भी असहयोग का प्रचार किया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस भागीदारी ने आंदोलन की जटिलता को भी बढ़ा दिया, क्योंकि इसने अक्सर निम्न और उच्च जातियों के बीच टकराव को जन्म दिया, जिससे आंदोलन की वैचारिक शुद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है या इसका स्पष्ट इस पे वर्णन कोई नहीं किया जा सकता है कि ये यही आंदोलन की वजह से ही जन जन की आवाज बनी स्वतंत्रता। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जलियांवाला बाग कांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, तो सब में ये उत्कट इच्छा थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सब में रोष था, गुस्सा था, सब लोगों को बस एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। और ये जो आंदोलन था उसने उस सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। प्रमुख क्षेत्रीय विद्रोह भी होते हैं इस दौरान। एक असहज संबंध देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ क्षेत्रीय विद्रोह भी उभरे जो गांधी जी की अहिंसा की नीति से भिन्न थे। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में विद्रोह होता है अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। यह आंदोलन अंग्रेजों की शोषणकारी वन नीतियों के खिलाफ था। यह घटना दर्शाती है कि आंदोलन के दायरे में ऐसे हिंसक समूह भी थे जिन्हें कांग्रेस ने कभी मंजूरी नहीं दी थी, जो नेतृत्व और जमीनी स्तर के बीच के वैचारिक मतभेद को उजागर करता है। केरल में मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को केरल के मालाबार में शुरू हुआ। मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन के समर्थन में शुरू हुआ था। हालांकि यह जल्द ही हिंसक और सांप्रदायिक रूप ले लेता है, जिसमें किसानों को न केवल अंग्रेजों का विरोध किया गया बल्कि हिंदू जमींदारों पर भी हमला किया गया। इस विद्रोह में हजारों हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हुई और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले भी सामने आए। यह घटना गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के फैसले की नाजुकता और धार्मिक मुद्दों को राजनीति में लाने के नकारात्मक परिणामों को दर्शाती है, जिसने भविष्य में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। बिल्कुल ये सत्य है। देखिए, जैसे ही खिलाफत आंदोलन को समर्थन देते हैं गांधी जी, या फिर आप दूसरे शब्दों में इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे ही वो अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए खिलाफतवादियों का सहयोग प्राप्त करते हैं, तो उसकी जो कीमत रहती है वो ये रहती है कि जो मुस्लिम जो धर्मांध लोग थे उनकी धर्मांधता को बढ़ावा देना। तुर्की में जिस समय ये तुर्की के जिस खलीफा के लिए ये लोग आंदोलन चला रहे थे भारत में, तुर्की के लोग खुद ही उस खिलाफत को समाप्त करना चाहते थे, खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे, जिस पद को यहाँ के लोग फिर से बहाल करने के लिए ये आंदोलन चला रहे थे भारत में। अरब के लोग खलीफा के खिलाफ खड़े हुए थे। तो देखा जाए तो जिस देश में ये खलीफा का पद था, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो खुद उस पद को समाप्त करने को उतारू थे, वो आंदोलनरत थे। और बाद में यही होता है, मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 के आसपास में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया तुर्की में।
फिर उसके बाद यहाँ पे खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन को जब समर्थन देते हैं गांधी जी, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहुत आलोचना की थी गांधी जी की कि आप गलत कर रहे हैं, आप धर्मांध लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीति में आप धर्म को ला रहे हैं, जिसका परिणाम खतरनाक होगा, भयंकर होगा, भीषण होगा। और उसका परिणाम बाद में हमारे आपके समक्ष आता है, देश का बंटवारा होता है, देश का विभाजन हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे इसमें लिखी जा रही है कि यह घटना गांधी जी के खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के फैसले की नाजुकता और धार्मिक मुद्दों को राजनीति में लाने के नकारात्मक परिणामों को दर्शाती है, जिसने भविष्य में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। अगर हम देखते हैं, ऐतिहासिक रूप से देखते हैं, तो राजनीति में धर्म का समावेश जो बड़े स्तर पे किया गया, सबसे पहले अगर किसी नेता ने किया तो वो गांधी जी ने किया था। धर्म को राजनीति में लाने की अगर क्रेडिट किसी को दी जाएगी तो वो गांधी जी को दी जा सकती है। आंदोलन की वापसी, चौरी चौरा की घटना होती है। ये आंदोलन देश में चल रहा होता है। 1 वर्ष, गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका था। उसके बाद घटना होती है चौरी चौरा की। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था जब 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक कस्बे में एक हिंसक घटना होती है। एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाए जाने से गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो जाती है। इस हिंसा की खबर से महात्मा गांधी जी अत्यंत दुखी होते हैं। उन्होंने अहिंसा के अपने सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस लेने का निर्णय दिया। 5 फरवरी को घटना होती है चौरी चौरा में और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रहियों को दोबारा प्रशिक्षण की आवश्यकता है और वे किसी भी कीमत पर आंदोलन में हिंसा को स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मौत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अहिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि ये अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आगे चल के इसमें भी दिक्कत आती है। जब 1942 का समय चल रहा होता है देश में, तो हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा होता है और भीड़ उग्र रहती है। वो हिंसा का आंदोलन कई जगह हो रहे होते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप आलोचना कीजिए गांधी जी से। तो गांधी जी ने कहा कि आपने जो किया है उसका परिणाम आपको मिल रहा है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सेंस है कि दिस इज ए पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल। उनके फैसले ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि आंदोलन हिंसक हो जाता तो ब्रिटिश सरकार को उसे क्रूरता से कुचलने का बहाना मिल जाता। आंदोलन की वापसी के बाद गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि 2 वर्ष के उपरांत ही स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को रिहा किया जाता है। असहयोग आंदोलन का महत्व और विरासत देखते हैं हम इसको। तो भले ही असहयोग आंदोलन अपने तात्कालिक उद्देश्य यानी 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक स्थायी विरासत दी। गांधी जी का एक सर्वोपरि नेता के रूप में उदय, गांधी जी का एक सर्वोपरि नेता के रूप में उदय, ये इंपॉर्टेंट है। ये वही आंदोलन है जिसने गांधी मोहनदास करमचंद को महात्मा गांधी बनाया। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी को भारतीय राजनीति के एक निर्विवाद और सर्वोपरि नेता के रूप में स्थापित किया। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गए। आंदोलन का जन आंदोलन में परिवर्तन। असहयोग आंदोलन सही मायने में पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जिसने समाज के सभी वर्गों, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, नवयुवक, सबको एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को अभिजात वर्ग से आम जनता तक पहुंचाया। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा था कि देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था, पूरा देश गुस्से में था, तो उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और असहयोग आंदोलन ने वो प्लेटफॉर्म लोगों को मुहैया कराया, वो प्रदान किया वो प्लेटफॉर्म, और उसके बाद ये आंदोलन देशव्यापी हो जाता है। राजनीतिक चेतना का विकास। इस आंदोलन ने भारतीय जनमानस में राजनीतिक चेतना, आत्मविश्वास और गौरव की भावना पैदा की। लोगों को यह एहसास हुआ कि स्वतंत्रता केवल हथियारों से नहीं बल्कि संगठित अहिंसक संघर्ष से भी प्राप्त की जा सकती है, और उनमें यह विश्वास पैदा हुआ कि वे अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ब्रिटिश नीति पर प्रभाव। आंदोलन के व्यापक प्रभाव ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1927 में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। उसमें भी मामला बाद में बढ़ता है, हम उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे।
ब्रिटिश नीति पर प्रभाव। आंदोलन के व्यापक प्रभाव ने ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1927 में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। हालांकि ये भी मामला विवादित था, हम उसको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। भविष्य के आंदोलनों के लिए नींव रखी। इस आंदोलन ने असहयोग आंदोलन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे भविष्य के जन आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव रखी। निष्कर्ष अगर हम देखते हैं तो क्या है कि इसका निष्कर्ष असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था। इसने विरोध की रणनीति को बहिष्कार और असहयोग के अहिंसक तरीकों में बदलकर स्वतंत्रता आंदोलन के चरित्र को मौलिक रूप से बदल दिया। यह गांधी जी के नेतृत्व में एक विशाल अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसने आम जनता को राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया और उनमें आत्मविश्वास की भावना जगाई। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं भी थीं। यह आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य यानी स्वराज की प्राप्ति में विफल रहा। इसके अलावा मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं ने यह उजागर किया कि हिंदू मुस्लिम एकता, जो आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थी, नाजुक थी और सांप्रदायिक विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी मौजूद थी। जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी तो वो उसको तो सबसे बड़ा आघात पहुंचता है मोपला विद्रोह से। गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन को वापस लेना एक विवादास्पद लेकिन सैद्धांतिक निर्णय था, जिसने स्पष्ट कर दिया कि अहिंसा उनके लिए एक जटिल सिद्धांत है, न कि केवल एक राजनीतिक रणनीति। अंततः असहयोग आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत यह थी कि इसने भविष्य के संघर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखी। इसने भारतीय जनता को एकजुट किया, उनमें राजनीतिक चेतना पैदा की और उन्हें एक संगठित राष्ट्रव्यापी संघर्ष के लिए प्रशिक्षित किया, जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आज का वीडियो था असहयोग आंदोलन से संबंधित। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।